हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। बेड नंबर 4 वाले मरीज के साथ कौन आया है? सिस्टर जरा जल्दी से बुला कर लाओ। डॉक्टर राधिका दास ने मेरे 80 वर्षीय पति का चेकअप करने के बाद अपने कैबिन में जाते वक्त नर्स से कहा। जी डॉक्टर, कल रात से ही एक बुजुर्ग महिला बाहर बैठी है, वही इन्हें एडमिट करवाने के लिए लाई थी। जब उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत आ गई। इनके बेटा या बेटी या पोता पोती साथ में ज़रूर होंगे, जाओ उन्हें बुला कर लाओ। नर्स मेरे पास खड़ी हो इधर उधर देख रही है। अम्मा जी, मैं इतनी देर से किसी नर्स के आने का ही तो इंतज़ार कर रही थी। अपनी छड़ी टेक कर खड़ी होती हुई तो पैर लड़खड़ा जाते हैं और दोबारा वहीं बेंच पर बैठ जाती हूँ। अब कैसे हैं मिश्रा जी? डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या हुआ है उन्हें? जल्दी ही ठीक हो जाएंगे ना वो? मैंने अपनी कांपती हुई आवाज़ में प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अम्मा जी, आपका बेटा बेटी जो भी आपके साथ में आया है उसे डॉक्टर राधिका दास के कैबिन में भेज दीजिए। इतना कहकर नर्स चली गई, मेरी बात सुने बिना। मैं अपनी झुकी हुई कमर और कमज़ोर नज़रों से छड़ी के सहारे डॉक्टर के कैबिन की ओर चल पड़ी। कल से जब से मिश्रा जी को यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आई हूँ, लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही बूढ़ी हो गई हूँ और इस छड़ी का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है। वरना मिश्रा जी जब मेरे पास रहते हैं तो यह छड़ी मुझसे दूर ही रहती है। वो अक्सर कहते हैं, मिश्राइन, हम दोनों ही अपने अंतिम समय तक एक दूसरे का सहारा है। मुझे कभी छड़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तुम मेरे साथ हो। शादी के 2 साल बाद से ही मिश्रा जी की माँ परेशान हो गई थी। हमारी संतान ना होने पर उन्होंने अपने पोता पोती का मुंह देखने के लिए कितनी मन्नतें की, पूजा पाठ यज्ञ तो करवा ही थे, साथ हमें शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास इलाज के लिए भी भेजा। हम दोनों माँ का मन रखने के लिए उनकी सारी बातें मानते तो थे, पर मिश्रा जी मुझे से हमेशा कहते, परेशान मत रहा करो मेरी मीना, हमारे बच्चे नहीं हुए तो क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। जब तू 95 साल की हो जाएगी और मैं 70 साल का, देख छड़ी तो मैं कभी पकड़ूंगा नहीं और ना ही तुझे ज़रूरत पड़ेगी। तू तो मेरी छड़ी बनेगी ना और मैं तेरी। एक दूसरे को पकड़कर हम अपने जीवन की शाम को भी पार कर देंगे। मैं राधिका दास के कैबिन में पहुंची तो देखा एक 24-25 साल की लड़की गले में स्टेथोस्कोप टांगे खिड़की से बाहर देख रही है। मैंने दरवाजे पर नॉक किया और अंदर चली आई। अपने हाथ जोड़कर मिश्रा जी के बारे में पूछा। आप मिश्रा जी की वाइफ हैं? आपके बच्चे नहीं हैं आए क्या? मैंने नर्स को कहा था कि आपके बेटा बेटी से बात करनी है। आप निसंकोच कहिए, मुझसे उनकी पत्नी हूँ मैं। हमारी संतान नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादातर बुज़ुर्गों के साथ उनकी संतान आती है और कई बार उन्हें एडमिट कराकर उनकी खोज खबर लेती ही नहीं है। कई बार तो हमारी फीस भी जमा नहीं कराती। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, मैंने अभी तक की हॉस्पिटल में इलाज के सारे पैसे जमा कर दिए हैं।
आगे भी जितना खर्च आएगा मैं समय पर जमा करा दूंगी। आपने बिल्कुल समय पर उन्हें यहाँ एडमिट करवाया। हल्का सा पैरालिसिस अटैक आया है जो कि इलाज के बाद ठीक होने की संभावना है। लगातार 1 महीना तक फिजियोथेरेपी रोज़ करवानी होगी। जी डॉक्टर, क्या मैं उनसे अभी मिल सकती हूँ? हाँ, जाइए और मिल लीजिए। वह शायद आपको ही बुला रहे थे और मुझे लगा कि आपके बेटी को पुकार रहे हैं। मीना आपका ही नाम है क्या? हाँ मिश्रा जी, मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। वैसे मेरा नाम मीनाक्षी मिश्रा है। मैं कैबिन से बाहर निकलकर उनके पास गई और जैसे ही उनके पास पहुंची मुझे अपने हाथों में पकड़ी छड़ी याद आई जिसके सहारे से चल रही थी। मैंने उसे एक तरफ रख दिया क्योंकि जानती थी उन्हें यह देखकर बहुत तकलीफ होगी कि मैं इस शरीर के सहारे चल रही हूँ। मुझे देखकर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे हाथों को पकड़ रोने लगे। यह क्या हो गया मीना? उनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं थी पर मैं तो उनके दिल की धड़कन भी सुन सकती थी। मैं तुझे अकेला छोड़कर हॉस्पिटल के इस बेड पर लेटा हूँ और पता नहीं कब तक इसी तरह यहाँ लेटा रहूँगा। पता नहीं अब कभी अपने पैरों पर खड़ा भी हो पाऊँगा या नहीं। अभी तो हाथ भी नहीं हिला पा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, जल्दी ही हम दोनों फिर से पार्क में जाएंगे और घंटों वहाँ बैठेंगे, बातें करेंगे। पता नहीं मीना, मैं अब कभी ठीक हो पाऊँगा या नहीं। काश हमारे बच्चे होते तो मैं चैन की नींद सो सकता था, इस दुनिया से विदा हो सकता था। पर अब मेरे जाने के बाद तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। मैं अपने कांपते हाथों से अपनी उंगली उनके मुंह पर रखी। ऐसा मत कहिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ऐसा किसने आपसे कहा कि अगर हमारे बच्चे होते तो हमें संभालते ही आज? अगर ऐसा सबके साथ होता कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को जन्म दे बच्चों को पालते पोसते हैं, इसी उम्मीद में कि वह भी बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। यह अगर सच होता तो इस दुनिया में वृद्ध आश्रम होते ही नहीं। 1 सप्ताह हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं उन्हें घर लेकर आ गई। रोज शाम को फिजियोथेरेपिस्ट घर आता। दवाइयाँ समय पर चल रही थी। मेरे काम में हाथ बटाने के लिए शांति थी ही, जो हम दोनों का खाना बना देती और घर की साफ सफाई कर देती, जिसके बदले हम हर महीने उसे पैसे दिया करते। हमारा खर्चा हम दोनों की पेंशन से निकल ही जाता था। यह बैंक से रिटायर हुए थे और मैं भी सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट से कुछ साल पहले ही रिटायर हुई थी। रिटायरमेंट के बाद हम दोनों फिर से बच्चे ही बन गए थे। अब अधिकतर समय हम दोनों का साथ ही बीतता था। कभी लूडो और कैरम बोर्ड खेलते तो कभी मैं उन्हें कहानियाँ पढ़कर सुनाया करती। मिश्रा जी मुझे किशोर कुमार के गाने सुनाते। अपने बगीचों में बैठे घंटों हम बातें करते अपने बचपन की। रोज़ शाम को मंदिर जाया करते। फिर वहाँ से लौटते वक्त यह मुझे चाट की दुकान पर ले जाते। हमें गोलगप्पे एक ही प्लेट में खाते देख आसपास के बच्चे एक दूसरे को कोहनी मारते और इशारा करते।
मैं समझ जाती वह लोग क्या कहना चाहते हैं। इस उम्र में भी इन दोनों में इतना प्यार है। हाँ, यह सच ही था कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही थी, इस बढ़ती उम्र के साथ साथ प्यार भी बढ़ता ही जा रहा था। मेरे घुटने में दर्द होता तो वह अपने हाथों से मेरे पैरों की मालिश करते। मैं मना किया करती, अच्छा नहीं लगता जी, आप मेरे पैर छूते हैं, यह काम तो मेरा है, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। वो हंस कर कहते, जब सेवा का मौका मिलेगा तब तुम ही करोगी ना, और कौन करेगा। अभी तुम्हारे पैरों का दर्द कम हो जाएगा, तभी तो चलेंगे हम लोग घूमने बिना छड़ी के सहारे। जब मैं पार्क में अपने पड़ोसी शर्मा जी को उदास अकेले बैठे देखती तो मन दुखी हो जाता। बढ़ती उम्र के इस समय जब उन्हें अपनी पत्नी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो उनसे अलग रहने पर मजबूर थे। 4 बेटे और चारों अलग अलग शहर में रहते हैं। मिश्रा जी के साथ ही बैंक में काम किया करते थे। रिटायरमेंट के बाद बच्चों ने प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया और बंटवारा हो गया दोनों पति पत्नी का भी। अपना घर बेचकर और शर्मा जी की रिटायरमेंट के बाद मिले सारे पैसों को चारों बेटों ने अपनी सुविधा के अनुसार फ्लैट खरीद लिया। बरसों साथ रहने के बाद अब उन्हें अलग अलग रहना पड़ता है, जबकि अभी ही उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कभी कभी सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ जो हमारे बच्चे नहीं हुए, वरना कहीं हमें भी शर्मा जी और उनकी पत्नी की तरह अलग अलग रहना पड़ता। हम दोनों साथ में तो हैं, अपने घर में अपनी मर्जी से जो चाहे वह कर सकते हैं। वो अपनी पत्नी को हमेशा याद करते हैं। उन्हें फ़ोन करने के लिए भी वो मिश्रा जी से उनका फ़ोन मांगते हैं। उनका मोबाइल पोते ने तोड़ दिया। कई बार चारों बेटे को कह चुके हैं ठीक करवाने के लिए, पर किसी ने उसे ठीक नहीं करवाया। महीने भर के इलाज के बाद ही मेरे मिश्रा जी ठीक हो गए। अब यह बिना छड़ी का सहारा लिए मेरे कंधों पर हाथ रखे पार्क में टहल रहे थे। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय देना मत भूलिएगा।